गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। थोड़ा सा याद करो, हमने पहले सेक्शन नंबर 28 डिस्कस किया था। क्या था ये? चार्जिंग सेक्शन। इसमें आप लोगों को टोटल 9 इनकम्स दिए हैं। हम लोगों ने 7 इनकम्स डिस्कस कर ली थी। पहला था प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर था कंपेंसेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर एक था रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, फिर एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स करके था, फिर एक था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें आपको टैक्स सैलरी हेड में लगेगा या फिर बिजनेस में लगेगा या फिर अदर सोर्स में लगेगा, वो डिपेंड करता है किसको अमाउंट मिल रहा है। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और एनी इंटेंजिबल असेट। फिर परक्विजिट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो ये सारे पॉइंट्स हमने सेक्शन 28 में डिस्कस किए थे। 29 अपना फॉर्मेट था। इसमें मैंने आपको बोला था कि P&L अकाउंट दिया होगा, नेट प्रॉफिट जो है वहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी और हम पहुँचेंगे कहाँ पे? नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो वो आ गया सेक्शन नंबर 29 के अंदर। फिर सेक्शन 30 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एक्सपेंसेस अलाउड। तो 30 में आपको 4 एक्सपेंस माइनस करने मिलते हैं जो होते हैं बिल्डिंग के ऊपर। 4 एक्सपेंस में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। फिर आ रहा है 31, इसमें 2 खर्चे कवर्ड थे, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर आप रेंट पे करते हो फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर तो वो भी माइनस करने मिलेगा, बट 31 में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अंडर 37(1). 32 जो है वो है डेप्रीसिएशन। वो अभी अपन चल रहा है अपना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले हमने 35D पढ़ा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको माइनस करने मिलते हैं इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर एक लिमिट रखी गई है। ओके, 35D जो अपना सेक्शन था वो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उसमें पहले आप क्या करोगे? लिमिट के साथ कंपेयर करोगे और लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर वो माइनस करने मिलेगा और वो मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इंडियन कंपनीज के केस में लिमिट्स 2 थी, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। एंड उधर एक ही लिमिट थी, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद 35DDA करके एक प्रोविजन डिस्कस किया था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। जब से आप पेमेंट करोगे तब से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। 35 CCA, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अगर आप ये 2 जगह पे क्या दे रहे हो? डोनेशन, तो वो डोनेशन हम आपको P&L अकाउंट में क्या करने देंगे? डेबिट। फिर हमने स्टार्ट किया था 32 क्या था अपना? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के अंदर आप थोड़ा सा याद करो, पहले तो आपको डेप्रीसिएशन माइनस करने मिलेगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहला कंडीशन, असेट जो है वो 2 में से एक कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल 2 कैटेगरीज थी। टेंजिबल में अपना लैंड कवर्ड नहीं है और इनटेंजिबल में गुडविल कवर्ड नहीं है। सेकेंड, आप असेट के ओनर होने चाहिए। एंड लास्ट, आपको असेट यूज़ करना चाहिए फॉर यूज़ कैन बी एक्टिव यूज़ और यूज़ कैन बी पैसिव यूज़। उसके बाद 32 में असेट को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लासेस बिल्डिंग, सेकंड फर्नीचर, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी एंड लास्ट इंटेंजिबल। फिर हमने रेट्स देखे थे, थोड़ा सा याद करो। बिल्डिंग के केस में रेसिडेंशियल यूज़ हुआ तो 5%, कमर्शियल यूज़ इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे फर्नीचर के ऊपर रेट क्या था? 10%, इंटेंजिबल के ऊपर। अब मोटर का प्लांट एंड मशीनरी में मोटर कार नॉर्मल यूज़ हुआ तो 15, हायरिंग बिजनेस हुआ तो, अगर मोटर कार 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में परचेज की है और 31 मार्च 20 तक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है
तो जो अपना 15 था वो हो जाएगा 30, और जो 30 था वो हो जाएगा, शिप्स के केस में रेट था 20%, बाकी बुक्स ले लो, एयरक्राफ्ट ले लो, ये कंप्यूटर ले लो, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब में 40% था। एक जनरल रेट पढ़ाया था मैंने आपको 15%। अब असेट के यहाँ पे अपन ने दो सिस्टम देखी थी, एक है इंडिविजुअल असेट सिस्टम और दूसरा है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम मतलब क्या, आप असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, एक एक असेट पे डेप्रीसिएशन आप कैलकुलेट करते जाओ। अब ब्लॉक ऑफ असेट मतलब क्या, हम असेट का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप जो है उसको डेप्रीशिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब एक ग्रुप कैसे बनता है, तो असेट्स विच आर फॉलोइंग इन सेम क्लास एंड हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज वन ब्लॉक। सो एक ब्लॉक कैसे बनेगा, असेट्स फॉलोइंग इन सेम हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज वन ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको कंपलसरी ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम ही फॉलो करना है, लेकिन जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स है उनके पास ऑप्शन है कि आइदर दे कैन फॉलो इंडिविजुअल असेट सिस्टम और ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अगर आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करते हो तो मेथड हो जाएगी SLM, और नहीं तो मेथड हो जाएगी WDV। फिर हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन के अंदर आपको यहाँ पे या तो जो रेट सिखाया वो रहना है या फिर उसका हाफ रेट कब आएगा, तो उसके लिए दो कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1, asset is acquired during the previous year, and condition number 2, it is used for less than 180 days in current previous year, तो हाफ नहीं तो फुल। और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने एक फॉर्मेट देखा था टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। आपको ओपनिंग WDV लेनी है, फिर उसमें एडिशंस करने हैं लेस देन 180 डेज एंड अदर्स, फिर लेस करना है अगर कोई भी असेट बेचा तो सामने वाला आपको कितना पैसा देने वाला है। तो असेट बेचा तो पैसा कितना आएगा, या फिर असेट डिस्ट्रॉय हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, या असेट अगर डिस्कार्ड हुआ तो फिर कितना आपको सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। आपको लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्री। अब मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी कि ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और ये दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ें पॉजिटिव है, आप क्या कैलकुलेट करोगे, डेप्रीसिएशन। अब मैं आपको ये जो फॉर्मेट है उस पर अभी 8 एग्जाम्पल्स दूंगा, 8 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और एक्सप्लेन करूँगा आपको कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ने लास्ट टाइम मैंने आपको कैसे समझाया था, याद करो कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल for big organization to calculate depreciation on each and every asset. So here we follow block of asset system. Block means you will make a group and you will depreciate entire group. तो अब जैसे प्रोफेशनल एकेडमी में समझो ऐसा 5000 बेंचेस हैं, तो ये 5000 बेंच का क्या बन चुका है अब, एक ग्रुप, और ये ग्रुप को आप क्या करोगे, डेप्रीशिएट करोगे। सो अभी आप ग्रुप को डेप्रीशिएट करना सीख रहे हो। ध्यान से समझना किस तरह से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है वो अपने को यहाँ पे देखना है। अब देखो, मैं है ना असेट के अंदर जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दैट इज क्लास ऑफ असेट, वो है प्लांट एंड मशीनरी, एंड जो रेट है, रेट वो मैं ले रहा हूँ 15%। मैं जनरल रेट ले रहा हूँ 15% और प्लांट एंड मशीनरी असेट में ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेट लिख रहा हूँ, बट मैं फॉर्मेट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूँगा। ओपनिंग WDV, एडिशंस लेस देन 180 डेज एंड अदर्स। हाँ, तुम्हें तो पता ही है फॉर्मेट क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ। एंड लेस सोल्ड, मैं सिर्फ सोल्ड लिख रहा हूँ, सोल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्डेड सब। तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। चलो ध्यान देना, पहला केस,
आपको दो चीज़ें चाहिए होगी, एक नंबर ऑफ असेट्स एंड दूसरा वैल्यू ऑफ असेट्स। पहला एग्जांपल बहुत सिंपल है। आपके पास समझो 5000 असेट्स थे ब्लॉक में, प्लांट एंड मशीनरी में 5000 असेट्स पहले से थे और उसकी वैल्यू थी 58 lakhs। आपने करंट ईयर में 8000 असेट्स और परचेज किए, कितने? जिसकी वैल्यू थी 12 लाख रुपया। 3000 असेट्स और खरीदे। अच्छा, ये 8000 असेट्स ऐसे थे जो तुमने यूज़ किए फॉर लेस देन 180 डेज, एंड 3000 असेट्स जो है वो तुमने यूज़ किए फॉर मोर देन 180 डेज, और ये इसकी वैल्यू थी 10 लाख। समझो कुछ भी बेचा नहीं है अभी तक अपन ने, ये साल में कुछ बेचा नहीं है। तुम्हारे पास असेट्स कितने हैं लास्ट डे पे? 16000 असेट्स है, 16000, और उन सब की वैल्यू आप देखोगे तो 80 lakhs वैल्यू है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इधर अपने को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो इट इज़ वेरी इजी। तुम बोलोगे सर 12 लाख के ऊपर 15% लगाओ और इनटू हाफ कर दो, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज यूज़ हुए हैं। जो लास्ट ईयर वाले असेट्स हैं और जो करंट ईयर वाले असेट्स हैं 68 lakhs, उस पर तुम लोग 15% लगा दो डेप्रीसिएशन, और जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन, जिधर असेट्स तो सेम ही रहेंगे, वैल्यू के नहीं से चेंज हो जाएगी। अभी तो मैंने ये दूसरे सेल यूज़ किए, बाद में देखते हैं। सो ये हो गया क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन। आ रहा है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें तो कुछ इतना डिस्कशन है नहीं। हाफ रेट है एक पे, बाकी दो पे फुल रेट है, बस ख़त्म। अब सेकंड केस, अगर तुम सेकंड केस समझ गए ना, सेकंड केस, तो तुम्हारे लिए आगे के केसेस समझना बहुत इजी हो जाएगा। मेन आपके लिए अभी सेकंड केस समझना है, नंबर एंड वैल्यू। समझो आपके पास 5000 असेट्स है जिसकी वैल्यू है 58 lakhs। आपके पास 8000 असेट्स और आए जिसकी वैल्यू थी 12 lakhs, जो आपने यूज़ किए फॉर लेस देन 180 डेज। अदर्स वाले असेट अभी के लिए समझो कुछ भी नहीं है। और आपने क्या किया, आपने 8000 असेट्स बेचे। टोटल आपके पास 13000 असेट्स है। करंट ईयर में आपने 8000 असेट्स बेच दिए, और 8000 असेट्स बेचने से तुम्हें 20 लाख रुपया मिला है। कितना मिला है बोलो? 20 लाख। अब आपके पास लास्ट डे पे 5000 असेट्स है, 5000, समझा 5000 कैसे? और 5000 असेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 lakhs। अब रुक जाओ, अब कोई अपने को कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी पहले समझो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ ना, जब आप असेट बेचते हो तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट हुआ कि कैपिटल रिसीट हुआ? कैपिटल रिसीट हुआ, बराबर। चलो, अब पहले तो आप मुझे बताओ, आप अकाउंट्स में क्या करते हो जब आप असेट बेचते हो? तब अकाउंट्स में, अगर समझो आपने एक असेट बेचा, 10 लाख में बेचा आज के दिन पे, तो तुम अकाउंट्स में क्या करोगे? अब वो असेट पे आज तक का डेप्री माइनस करके उसकी पहले तो आप WDV निकालोगे, बराबर। मतलब अगर 10 लाख इज योर सेलिंग प्राइस, और समझो कि तुम्हारा ओपनिंग WDV अपना था, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सिर्फ 13 लाख रुपया, और समझो अभी तुमने आज बेचा, तो आज तक का डेप्री माइनस करके अभी जो आज की WDV आ रही है वो 11 लाख है, एग्जांपल है सिर्फ। तो 10 लाख में आपने बेचा, 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। और वो आप क्या करोगे? PNL में डेबिट करते हो। और अगर समझो आज की WDV 8 लाख आती तो 2 लाख का प्रॉफिट होता, और वो आप क्या करते हैं? PNL में क्रेडिट करते हैं। चलो ठीक है, वो तुम अकाउंट्स में करते हो, बराबर ना। अब तुम जो अकाउंट्स में करते हो, ध्यान से सुनना अभी एक्सप्लेनेशन। तुम जो अकाउंट्स में करते हो, समझो हम वही चीज़ टैक्स में भी करें। अगर हम करें, कितने असेट्स बेचे? नंबर बताओ, नंबर। 8000 असेट्स बेचे, कितने में बेचे?
तो हमें क्या करना चाहिए, ये 8000 असेट्स का अभी WDV निकालना चाहिए। अभी WDV समझो कि 25 लाख आया, हमने 20 लाख में बेचा है, WDV कितना आया, तो 5 लाख का क्या आ गया। अब वो लॉस रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है, कैपिटल। अरे भाई रेवेन्यू थोड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इट्स अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है, तो ये कैपिटल लॉस कहने से जाना चाहिए टैक्स के अंदर अंडर कैपिटल गेन्स। अरे नेक्स्ट चैप्टर। और अगर समझो यही असेट्स की WDV, ये असेट्स जो है उसकी WDV 18 लाख आई या 8000 असेट, तो 2 लाख का क्या हुआ, रेवेन्यू के कैपिटल, तो इस पे टैक्स लगना चाहिए अंडर कैपिटल गेन्स। यस के नो। तो जो चीज अगर हम अकाउंट्स में कर रहे हैं वही चीज हम कॉपी पेस्ट करें यहां पे, वही चीज अगर हम कॉपी पेस्ट करें कि ये 8000 असेट्स हमने बेचे, इस पे प्रॉफिट या लॉस निकाले, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा कौन से हेड में, कैपिटल गेन्स में। बराबर है, सब लोग अग्री कर रहे हो। बट अब तुम थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो, सिर्फ थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। जो चीज हम अकाउंट्स में कर रहे हैं वही चीज अगर हम टैक्स में भी करना स्टार्ट करें, ये 8000 असेट्स की गवर्नमेंट हमें बोले क्या कि WDV निकालो एंड देन यू कंपेयर इट विद सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे पता है कि गवर्नमेंट फिर आपने ये ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम बनाया ही क्यों। तुम समझो अगर मुझे ये बोले गवर्नमेंट कि ये 8000 असेट्स बेचने पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल, इसका मतलब कहने से मुझे हर एक असेट का WDV पता होना चाहिए, और हर एक असेट का WDV पता होना चाहिए, इसका मतलब तो मैं इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। समझो प्रोफेशनल एकेडमी में 5000 बेंचेस हैं, अब ये एक बेंच हमने 10,000 रुपये में बेच दी। अब गवर्नमेंट आके बोले कि ये एक बेंच बेची, चलो इस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। अब अगर इस पे मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा, मतलब इसका WDV निकालना पड़ेगा, WDV निकालना पड़ेगा, इसका मतलब कहने से ये असेट का मुझे अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अबे अलग अलग ही रिकॉर्ड रखना है अगर मुझे, तो फिर आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम ही बोलो फॉलो करने के लिए, फिर आपने ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम बनाया ही, भेजे में जा रहा है आपके। सो नाउ अंडरस्टैंड, एक जगह पे अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि फॉलो ब्लॉक, तो दूसरे जगह पे गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि ऑन ट्रांसफर ऑफ ईच एंड एवरी असेट यू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज नाउ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर असेसी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ ईच एंड एवरी असेट। क्यों? क्योंकि उसने तो पूरा ग्रुप बना दिया है असेट का। अरे सुन रहे तुम लोग? समझो ये आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक के अंदर सारे असेट्स हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो कर रहे हो ये वाला, और अगर तुम इतना टुकड़ा बेच रहे हो, समझो ये टुकड़ा बेच रहे हो, ये तुमने सेल कर दिया, ये इतने असेट्स तुमने बेच दिए, अब तुम्हें बोला जाए कि ये असेट्स बेचने पे प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो क्या हो जाएगा? कहने से तुम्हें हर एक असेट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा फिर तो, और हर एक असेट का रिकॉर्ड रखना इसका मतलब, तो गवर्नमेंट एक जगह पे अगर हमें ये बोल रहा है कि ब्लॉक फॉलो करो, तो दूसरी जगह ये नहीं बोल सकता है कि यू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच एंड एवरी असेट। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर असेसी टू कैलकुलेट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम समझो जैसे ही कोई भी असेट ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, जैसे ही कोई भी असेट ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, अंडरस्टैंड, आपने हमारे यहाँ पे 5000 बेंच है, 5000 बेंच में से अब एक बेंच हमने और ऐड की, एक बेंच हमने क्या की और ऐड। अब एक बेंच अगर हमने ऐड की है 5000 बेंच के ब्लॉक में, एक बेंच हमने ऐड की। नाउ अंडरस्टैंड, वंस द असेट एंटर्स इनटू द ब्लॉक, वंस द असेट एंटर्स इनटू द ब्लॉक, दिस असेट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। इसका जो खुद का इंडिविजुअलिटी है ना, दैट इज लॉस्ट। नाउ इट इज नो मोर वन सिंगल असेट, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। सो उसका खुद का जो आइडेंटिटी था, उसका खुद का जो इंडिविजुअलिटी था, दैट इज लॉस्ट, क्योंकि आप क्या फॉलो कर रहे हो? ब्लॉक। तो अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ये 8000 असेट्स बेचे तुमने, प्रॉफिट या लॉस आया होगा, मतलब ये 8000 असेट्स बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा तो वो कैलकुलेट करके दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सर हम क्या करें? सिंपल, लास्ट डे पे देखो क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ असेट्स पॉजिटिव है?
क्या वैल्यू पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने बोला इग्नोर प्रॉफिट एंड लॉस, इग्नोर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ 8,000 असेट। जब तक लास्ट में दो चीजें पॉजिटिव होगी, नंबर एंड वैल्यू, यू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, खत्म। जब तक लास्ट डे पे दो चीजें पॉजिटिव है, आपके ब्लॉक में असेट्स भी है, ब्लॉक की वैल्यू भी है, आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, खत्म। बट अब वापस से एक क्वेश्चन आता है कि सर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट तो कर ले, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि ये 50 लाख पे हम डेप्रीसिएशन लगाए तो क्या रेट पे लगाए, क्योंकि अगर हम ये 20 लाख पूरा का पूरा 58 लाख में से माइनस कर दें, तो ऐसा समझ ले कि ओपनिंग में से गया है ये सारा 20 लाख रुपया, तो फिर कहने से ये 12 लाख रुपया 50 लाख में इंक्लूडेड है, तो उस पर हाफ आना चाहिए और बाकी पे फुल आना चाहिए। या फिर हम ये समझे कि 20 लाख इधर से गया और बाकी का इधर से गया, तो 50 लाख पे कहने से फुल आना चाहिए। तो सर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें तो करें क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है क्या कि ये जो असेट्स हमने ट्रांसफर किए हैं ये कौन से असेट्स है, क्या ये वाले 8,000 असेट्स हैं कि क्या ये वाले 5,000 असेट्स हैं, वो हमें पता। क्या ऐसा हो सकता है कि यही वाले 8,000 आपने ट्रांसफर कर दियो? यस। क्या ये भी हो सकता है कि ये 5 और ये 3 किए हो? यस। क्या ये भी हो सकता है कि ये 4 और ये 4 किए हो? यस। आपको वो देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक फॉलो कर रहे हो, आपको ये देखना ही नहीं है कि कौन से असेट्स गए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है सर हम डेप्री कैलकुलेट कैसे करें? फिर सिंपल सा एक रूल है, यू फॉलो फीफो मेथड। फीफो मेथड नॉट फॉर असेट्स, ओनली फॉर वैल्यू। कौन सा असेट गया ना उसको छोड़ दो, आपको सिर्फ किस पे खेलना है? वैल्यू पे। मतलब आप ऐसा ही समझो क्या कि ये 20 लाख कहने से यहां से गया है, खत्म। 20 लाख कहां से गया है? ओपनिंग में से। तो इसका मतलब अब मुझे अगर कोई बोले करो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट, तो ऑन 12 lakhs इंटू 15% इंटू हाफ एंड ऑन 38 lakhs इंटू 15% गया भेजे में। सो आपको क्या फॉलो करना है? फीफो। किसके लिए? असेट्स के लिए कि वैल्यू के लिए? वैल्यू। आपको हमेशा वैल्यू ही देखना है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्लॉक में असेट्स है कि नहीं, ब्लॉक में वैल्यू है कि नहीं। अगर लास्ट डे पे दो चीजें पॉजिटिव है, खत्म, कहने से यू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये 8,000 असेट्स हमने कितने में बेचे जरा बताओ? 20 लाख में बेचे। क्या ये असेट्स बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा हमें? यस के नो? हमने कंसिडर किया कि इग्नोर किया? हाँ, इग्नोर किया। अब मैं आपको है ना एक डिफरेंट मैनर में कुछ सिखा रहा हूं, समझा तो ठीक, नहीं तो इग्नोर आप भी। सो अगर समझा तो ठीक, पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, नहीं तो इग्नोर करना क्योंकि वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब तुम समझो, ये नंबर्स सारे याद रख लो। 5,000 असेट्स, 58 lakhs वैल्यू, 8,000 असेट्स, 12 lakhs वैल्यू, 8,000 असेट्स, 20 lakhs वैल्यू। तुम्हारे ब्लॉक में कितने असेट्स हैं टोटल? टोटल कितने असेट्स थे? 13 बराबर 5,000 असेट्स थे जिसकी वैल्यू कितनी थी? और 8,000 असेट्स और खरीदे जिसकी वैल्यू थी, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 13,000 असेट्स की WDV मेरे बुक्स में 70 लाख है। ये 70 lakhs क्या है? ऑफ 13,000 असेट्स बराबर। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इसमें से 8,000 असेट्स बेचे, कितने में? 20 लाख में। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। कितने असेट्स का? 8,000 असेट्स का मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये नंबर ऑफ असेट्स है। अब जरा अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ ना। ये 8,000 असेट्स का अपने को क्या निकालना चाहिए अकाउंट्स के हिसाब से? WDV निकालना चाहिए, बोलो हाँ के ना। अब क्या WDV निकालना अपने लिए पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्लॉक फॉलो कर रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए ऐसा समझो, 2 मिनट के लिए सिर्फ समझो, 2 मिनट के लिए बस ऐसा समझो कि ये 13,000 जो असेट्स आपके पास है
उसमें से ये 8000 असेट्स की जो WDV है ना, WDV सुनते जाना बराबर से, WDV है 25 लाख। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, ये 8000 असेट्स की क्या है? WDV। मतलब आपके पास अभी बचे हुए असेट्स कितने हैं? 5000। और अगर 8000 असेट्स की WDV 25 लाख है, तो जो 5000 असेट्स आपके पास बचे हैं, कहने से उसकी WDV हो जाएगी 45 lakhs। अरे बोलो हाँ के ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 8000 असेट्स अपन ने कितने में बेचे? बेचे कितने में? और ये 8000 असेट्स की WDV कितनी? ये 8000 असेट्स बेचने पे क्या हुआ है? कितने का? क्या हमने ये लॉस को कंसीडर किया? अब सुनो क्या हुआ पता है, तुम्हारे पास जो 5000 असेट्स बचे जिसकी WDV कितनी थी? लाउडर। ये ना, ये WDV में ये 5 लाख रुपीस अपने आप इधर ऐड हो गया, और तुम्हारे जो 5000 असेट्स की WDV थी ना, वो हो गई 50 लाख। ये देखो 5000 असेट्स और 50 लाख। मतलब तुम्हें मैं क्या सिखाना चाहता हूं, ये क्या है? ये 20 lakhs क्या है मुझे बताओ ना? सेलिंग प्राइस। और ये 8000 असेट्स का कहने से WDV इसके अंदर इंक्लूडेड है। अरे बोलो यार। तो आज तुम अगर ये 8000 असेट्स 20 लाख में बेच रहे हो, अब ये 8000 असेट्स का WDV इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये असेट बेचने पे जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा, वो दूसरे जो बचे हुए असेट्स हैं ना, उसमें एडजस्ट हो चुका है। बचे हुए असेट्स की WDV में एडजस्ट हो चुका है। चलो तुम्हें ये भी नहीं समझाओ ना, तो और एक वे में समझाता हूं। बहुत सिंपल एग्जांपल रखते हैं। तुम्हारे पास ओपनिंग में एक असेट था, बस एक ही असेट है जिसकी वैल्यू थी 10 लाख। अभी तुम्हें समझता है वही उसकी WDV है। तुमने और एक असेट खरीदा जिसकी WDV थी, सॉरी, जिसकी कॉस्ट थी 12 लाख। तुम्हारे पास ब्लॉक में असेट कितने और तुम्हारी WDV कितनी? बराबर 2 ही असेट है, तो भी अपने को फॉलो तो ब्लॉक ही करना है। अब समझो तुमने एक असेट बेच दिया, ये 2 में से, अभी 2 असेट है तो इतना तो समझ में आता है ना कौन सा बेचा होगा। समझो तुमने ये वाला असेट बेचा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये वाला असेट बेचा जिसकी वैल्यू 10 लाख थी। समझो तुमने यही असेट 15 लाख में बेचा। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास ब्लॉक में ये वाला असेट बचा जिसकी वैल्यू 12 लाख होनी चाहिए थी। अब वही 12 लाख के बदले देखो 7 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने ये वाला असेट 5 लाख के प्रॉफिट पे बेचा है, और ये 5 लाख का प्रॉफिट ने क्या किया, तुम्हारा जो बचा हुआ असेट था ना, उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो तुम्हारा डेप्री अपने आप कहने से कम हो जाएगा। मतलब तुम्हें ना डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, बट कहने से इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट डेप्रीसिएशन के फॉर्म में आ चुका है। नहीं समझा तुम्हें? पक्का? सो मैं अब ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये वाला, ये तुम्हारा ब्लॉक है। अगर तुमने ये ब्लॉक का एक टुकड़ा बेचा, अगर तुमने ये ब्लॉक का एक टुकड़ा, समझो ये टुकड़ा बेचने पे तुम्हें हुआ है लॉस, तो बाकी जो असेट्स बचे होंगे ना, उनकी वैल्यू अपने आप कहने से बढ़ जाएगी। और ये टुकड़ा बेचा, और अगर इस पे बेचने पे हुआ है तुम्हें, तो बाकी असेट्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाए। सो तुम्हें वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप कहने से सब WDV में एडजस्ट होता जा रहा है। यू सिंपली फॉलो FIFO मेथड, नॉट फॉर असेट्स बट फॉर वैल्यू ऑफ असेट्स। समझा? अब तुम्हारा पहले तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो ये वाले केस में। हाँ, तो ये ओपनिंग में से गया ना 20 लाख, तो 12 lakhs 180 डेज पे है, और ये तो 38 है, 68 कहाँ पे है? 50 लाख तेरी WDV है, जिसमें से 12 लाख वाले 180 डेज से कम यूज हुए हैं। तो 180 डेज पे लास्ट लेक्चर आए थे आप? तो लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, हाफ रेट आएगा 180 डेज, तो उस पे हाफ और बाकी बैलेंस पे 38 पे फुल। वो कोई भी किया हो, तेरे को क्या करना है, अपने को तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन से असेट्स बेचे हैं, क्योंकि वी फॉलो ब्लॉक, अपन सिर्फ वैल्यू ही देख रहे हैं।
अपन हमेशा ऐसे ही समझेंगे कि ये 20 लाख जो बेचा है वो ओपनिंग में से पहले गया है, खत्म। मतलब ये वाला 12 लाख रुपया इंक्लूडेड है 50 लाख में। आप असेट्स देखो ही मत कौन से बेचे हैं, आपको सिर्फ क्या देखना है, वैल्यू। आपको असेट देखना ही नहीं है कौन सा गया है, समझा? थर्ड एग्जाम्पल में आप जरा हेल्प करना मुझे। नंबर एंड वैल्यू, 5000 असेट्स है, 58 लैक्स वैल्यू है, 8000 असेट्स है, 12 लैक्स वैल्यू, वापस से अदर्स में कुछ भी नहीं। समझो तुमने 10,000 असेट्स बेच दिए, 10,000, और 60 लैक्स में बेचे। कितने में बोलो जरा? 60 लैक्स में तुमने ये असेट्स बेचे। अब क्या हो जाएगा अगर 60 लैक्स में बेचे तो तुम्हारे पास असेट्स कितने बचे? हाँ, 3000 बच गए। वैल्यू कितनी बची? 10 लाख वैल्यू बची। अब मुझे बताओ, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमने ये कौन से असेट्स बेचे हैं? हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ब्लॉग। गवर्नमेंट ने क्या बोला? लास्ट डे पे असेट्स पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, छोड़ो सब कुछ, डिप्रीसिएशन। तो ये 60 लैक्स किधर से जाएगा? पहले तो 58 से जाएगा हमेशा, और फिर किधर से जाएगा? 12 लाख से। इसका मतलब तुम्हारा जो 10 लाख रुपया है वो और कुछ नहीं है, कहने से ये लास्ट वाला 12 लाख में से ही 10 लाख बचा हुआ है। तो अब मैं तुम्हें डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने बोलूँ तो ऑन 10 लैक्स इंटू हाफ, गया भेजे में। पक्का समझा है? ये वाले केस में कुछ भी डाउट? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10,000 असेट्स 60 लाख में बेचे, प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा ये असेट्स पे? हुआ रहेगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि नहीं से ये जो 10 लाख जो वैल्यू बची ना, उसमें कहने से अपने आप एडजस्ट हो चुका है। बोलो, सब लोग अग्री कर रहे हो? चलो और एक केस करते हैं यहाँ पे डिस्कस, नंबर एंड वैल्यू। हेल्प करो आप मुझे यहाँ पे। 5000 असेट्स है, 58 लैक्स वैल्यू, 8000 असेट्स, 12 लैक्स वैल्यू। अब समझो अदर्स वाले असेट्स भी आ गए जो आपने यूज़ किए फॉर मोर देन 180 डेज करंट ईयर में, ठीक है? अब तुमने 10,000 असेट्स बेचे, 72 लैक्स में बेचा है, 72 लैक्स। पहले तो लास्ट डे पे असेट्स कितने हैं आपके पास? 6,000 असेट्स हैं। वैल्यू कितनी है वो असेट्स की? 8 लाख वैल्यू बची। अब आपको क्या फॉलो करके करना है यहाँ पे? फीफो। चलो पहले ये 72 किधर से एडजस्ट करो? 58 लैक्स, नंबर 1। सेकेंड 10 के 12, ये फिर एडजस्ट होगा 10 लाख के सामने, क्योंकि मोर देन 180 डेज वाले असेट पहले आए होंगे ब्लॉक, और फिर एडजस्ट होगा 12 लाख के सामने थर्ड। तो तुम्हारा ये 8 लाख पे डेप्री कितना आया? ऑन 8 लैक्स इंटू 15% इंटू हाफ। आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? ये 4 एग्जाम्पल में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो। ये जो लास्ट में अपन ने 72 लैक्स में असेट बेचे, उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा? हुआ रहेगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, अपने आप के नहीं से एडजस्ट हो चुका है वो। क्लियर? मुझे आप लोगों को और 4 एग्जाम्पल्स देने हैं। अभी अपन सिर्फ डिफरेंट केसेस देख रहे, क्या क्या पॉसिबल केसेस है बस। वापस से ओपनिंग WDV, एडिशन लेस देन 180 डेज, अदर्स लेस सोल्ड, क्लोजिंग WDV बिफोर depreciation, number and value। बराबर? चलो ध्यान से सुनो। अभी 5000 असेट्स हैं, 58 लैक्स वैल्यू है। 8000 असेट्स, 12 लैक्स वैल्यू, अदर्स में कुछ भी नहीं। 13,000 असेट्स है, 13, और ये 13 के 13,000 असेट्स बेच दिए आपने, और तुम्हें 13,000 असेट्स बेचने पे 90 लाख रुपया मिला है। कितना मिला? 90 लाख।
लास्ट डे पे तुम्हारे पास असेट्स कितने हैं? 0। और वो असेट्स की वैल्यू कहना से -20 हो गई। अब खुद बताओ, तुम करोगे डेप्रीसिएट? भाई ब्लॉक में असेट ही नहीं है जब आपके पास, तो ब्लॉक ही खत्म हो गया है तुम्हारा। और ब्लॉक नहीं तो असेट, ये डेप्री नहीं आएगा कभी भी। तो अब ये 20 लाख क्या है? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो अब आप क्या करो, आप इसको 20 को लेके जाओ कैपिटल गेन्स के अंदर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 13,000 असेट्स इज 90 lakhs and cost of all 13,000 assets is 70 lakhs. So there is a profit of 20 lakhs capital gains. अरे सुन रहे तुम लोग? नंबर एंड वैल्यू। 5,000 assets 58 lakhs value, 8,000 assets 12 lakhs value, 13,000 assets आपने बेचे और 60 lakhs में बेच दिए। कितने में? कितने assets बचे आपके पास? नील। और उसकी वैल्यू क्या है? 10 लाख। है आपके पास assets है? कैसे करोगे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट? सारे ही असेट्स चले गए, तो ये क्या है? 10 लाख। फायदा के नुकसान? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल दी असेट्स 60 and cost of all the assets or WDV of all the assets 70. So there is a capital loss of 10 lakhs. In both these cases, if you are able to understand, all the assets in block are transferred. बैठा दिमाग में? So whenever all the assets in block are 100%, either there will be capital gain or there will be capital loss. अब और एक केस देखो, नंबर एंड वैल्यू। 5,000 असेट्स है आपके ब्लॉक में, 58 lakhs वैल्यू है। 8,000 असेट्स है, 12 lakhs वैल्यू है। अदर्स वाले समझो कुछ भी नहीं है। आपने 10,000 असेट्स बेचे और 100 lakhs में बेचा है। कितने में बेचा है? 100 lakhs में। क्या आपके पास असेट्स है लास्ट डे पे? कितने हैं? वैल्यू कितनी है? -30। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है हुआ क्या यहाँ पे? ये 10,000 असेट्स बेचने पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है कि जो 3,000 असेट्स की WDV थी ना, वो तो 0 हो गई। उसके बाद भी 30 लाख का प्रॉफिट बचा है। अब क्या होता है, प्रॉफिट अगर कोई असेट्स पे होता है तो वो दूसरे असेट्स की WDV को कम करता है। WDV कम तो छोड़ो, उसके बाद भी प्रॉफिट बचा है अपने पास। अब हम क्या करें? कर सकते डेप्रीसिएशन कैलकुलेट? नहीं कर सकते। अरे वैल्यू किधर है करने के लिए? तो ये क्या है? 30 लाख रुपया। वापस से कैपिटल गेन्स 100 lakhs, कॉस्ट इज 70 lakhs एंड 30 lakhs इज योर कैपिटल गेन्स। आ रहा है समझ में आपको? अब यहां पे जो 3,000 असेट्स बच गए ना आपके पास, ये नेक्स्ट ईयर आपके ओपनिंग में जाएंगे। ओपनिंग में 3,000 असेट्स लिखोगे, बाजू में वैल्यू 0 लिखोगे और फिर आपका फॉर्मेट आगे कंटिन्यू करोगे। आया समझ में? सो इधर आपने सारे असेट्स ब्लॉक में से बेचे नहीं है। सम असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड। लास्ट केस बराबर से देखो, 5,000 असेट्स 58 लाख वैल्यू, 8,000 असेट्स 12 लाख वैल्यू, 10,000 असेट्स आपने बेचे हैं और समझो कि ये 10,000 असेट्स 55 lakhs में बेचे हैं। बचे कितने असेट्स? 3,000। वैल्यू कितनी बच गई? 15 लाख। क्या करोगे अब? डेप्रीसिएशन। अरे आ रहा है समझ में? अब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे। क्यों भाई? वैल्यू भी है और असेट भी है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, व्हेन सम असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड, व्हेन सम असेट्स इन ब्लॉक आर, तो फिर वो टाइम पे आपको कैपिटल गेन आ सकता है, बट कैपिटल लॉस कभी भी नहीं आएगा। अरे समझा?
ये चार चीज़ों को अगर मैं समरी फॉर्म में आपको दे दूं, नंबर एंड वैल्यू, समझो आपके पास लास्ट डे पे नंबर ऑफ असेट्स निल हो गए और वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, ये हो गया कैपिटल गेन। अगर नंबर निल है, वैल्यू पॉजिटिव है, कैपिटल लॉस। अगर वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी नंबर पॉजिटिव और वैल्यू नेगेटिव हो गई, कैपिटल गेन। और अगर वैल्यू नंबर भी पॉजिटिव और वैल्यू भी पॉजिटिव है, डिप्रिसिएशन। बोलो समझा कि नहीं समझा? ये आप लोगों का 8 एग्जाम्पल खत्म हुए। कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो बोलो। समझा तुम्हें? ये पूरा नया मेथड ही पढ़ रहे हो तुम लोग डिप्रिसिएशन का। चलो लिखेंगे। ये आदित्य, आप और आप, ओए आप लोग को दोनों को हर लेक्चर में नींद आता है, हर लेक्चर में। और वो भी मुझे थोड़ा इरिटेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। 12:30 का लेक्चर है, तुझे 12:30 को ही नींद आ रहा है, तू मत आना लेक्चर है यार, मुझे चलेगा। इधर आके सोना है तो घर पे सो जाओ, क्या मतलब है फिर इधर आके? और हर लेक्चर में, एक लेक्चर में नहीं, हर लेक्चर में आपको नींद आता है। अब फ्रेंड्स, अपने को जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिप्रिसिएशन के अंदर, वो है एडिशनल डिप्रिसिएशन। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? अब आप जो अभी डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अब कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो हम आपको नॉर्मल के साथ साथ एडिशनल डिप्री भी माइनस करने देंगे। नॉर्मल तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ एडिशनल डिप्री भी माइनस करने मिलेगा। बट अब ये जो बेनिफिट है एडिशनल डिप्री का, ये मिलेगा अगर आप पहले तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड हो तो, दूसरा या तो आपका बिजनेस है ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका बिजनेस है कौन सी चीज का? मैन्युफैक्चरिंग। या फिर आपका बिजनेस है ऑफ ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। उसके बाद एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको सारे असेट्स पे नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग पे नहीं, फर्नीचर पे नहीं, इंटेंजिबल पे नहीं, सिर्फ एक ही असेट पे मिलेगा और वो कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी एक लिस्ट है इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी का। सो प्लांट एंड मशीनरी में भी सारे प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। अब इनएलिजिबल क्या क्या है? तो पहला है सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड हैंड का मतलब क्या? कि अगर आपने कोई मशीन किसी और ने यूज किया और आपने उससे खरीदा हुआ है, सो वो सेकेंड हैंड हो चुका। तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर हुआ, आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन उस पर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, तो उस पर आपको एडिशनल डिप्री नहीं मिलेगा। मोटर कार, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको एडिशनल डिप्री नहीं मिलेगा। एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100% कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन फर्स्ट ईयर। मतलब आप है ना आगे जाके 2 सेक्शंस पढ़ोगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा क्या कि आप असेट खरीदते हो ना, तो वो सेक्शन बोलता है यू कैन डायरेक्टली डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। वो सेक्शन में ऐसा प्रोविजन है। तो अगर आपने असेट खरीदा और पीएनएल में ही उसको डेबिट ही कर दिया है, तो फिर उस पर कहाँ से हम आपको एडिशनल डिप्री देंगे? तो 4 असेट्स पे एडिशनल डिप्री नहीं मिलेगा। नंबर 1 सेकेंड हैंड, इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, मोटर कार, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट,
एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी उस एंटायर कॉस्ट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ये 4 असेट्स पे एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। बाकी मिलेगा किस पे? सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, इंटेंजिबल पे भी नहीं। किसको मिलेगा? जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है या फिर जिनका बिजनेस है ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब क्वेश्चन आता है रेट क्या है डेप्रीसिएशन का? तो रेट है 20%, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो जो भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका इज रेट। अगर आपने असेट करंट ईयर में खरीदा है और करंट ईयर में यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, तो करंट ईयर में आपको 10% ही मिलेगा। अब आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना, हर बार नहीं मिलता है, एक असेट पे एक ही बार मिलता है। तो अगर आपने आज कोई असेट खरीदा और इस साल में 20% ले लिया उस पे, तो खत्म, नेक्स्ट ईयर से वो असेट पे एडिशनल डेप्री 0। एंड अगर आपने कोई असेट इस साल में खरीदा जो यूज हुआ है फॉर लेस देन, तो उस पे इस साल 10% लिया, नेक्स्ट ईयर और 10 ले लो, उसके बाद से 0, उसके बाद से 0। तो एक असेट पे एक ही बार मिलता है। बैठ रहा है दिमाग में? एंड जो बिजनेस है ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं या प्रिंट करके बुक को पब्लिश करवाते हैं, उसको भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करते हैं। मतलब उनको भी एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा व्हेन यू आर अंडर ऑप्शनल स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलता है। बैठ रहा है दिमाग में? पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, असेट में होना चाहिए सिर्फ 4 असेट्स को एक्सक्लूड कर दिया है प्लांट एंड मशीनरी में से। मोटर कार, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सेकेंड हैंड, इंस्टॉल्ड इन ऑफिस एंड प्लांट एंड मशीनरी हुज 100% कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन फर्स्ट ईयर। थर्ड, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर करंट ईयर में असेट खरीदा और करंट ईयर में यूज हुआ है फॉर लेस देन, तो इस साल हाफ और नेक्स्ट ईयर हाफ। एक असेट पे एक ही बार मिलेगा। आपका जो बिजनेस है वो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, इट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर। आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कब? 115 BAC के अंदर। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं, समझ में आ रहा हो। और तुम सारे असेट्स देखो ना जो एक्सक्लूड किए गए, इसमें तुम देखोगे तो मेनली वही असेट्स बचे हैं जो यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो मेनली कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? इन फैक्ट्री, कहने से वो वाले असेट्स पे ही एडिशनल डेप्रीसिएशन है। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो ये देखो, एडिशनल डेप्रीसिएशन का ये पूरा नोट है, यहाँ पे लिख दिया है नॉट अलाउड अंडर 115 BAC। असेसी होना चाहिए कौन से बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एलिजिबल क्लास प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड इनएलिजिबल है मोटर कार, शिप्स, एयरक्राफ्ट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस एंड 100% कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। रेट 20% है। इफ असेट इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज तो हाफ, एंड बैलेंस हाफ आपको मिलेगा इन नेक्स्ट ईयर। एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अलाउड ओनली वंस ऑन द असेट। बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर एंड इज देयरफॉर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीसिएशन। अब इधर है ना, मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, 2। ओपनिंग WDV, एडिशन लेस देन 180 डेज, अदर्स लेस, सोल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड। अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। सुन रहे तुम लोग? मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल इजी है।
समझो आपके पास नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ असेट्स में 5000 असेट्स है, 58 लैक्स वैल्यू है, 8000 असेट्स और 12 लैक्स वैल्यू, अदर्स में 3000 असेट्स और 10 लैक्स वैल्यू। समझो कुछ सेल नहीं हुआ है, तो आपके पास असेट्स कितने हैं 16000 और वैल्यू कितनी है 80 लैक्स। सर ये केस देखा लग रहा है, अपन ने जो फर्स्ट केस किया था वो यही है। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, अपन असेट में वापस से यही लेना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी ही, तो ही उस पर एडिशनल डेप्री का कॉन्सेप्ट आएगा। अब पहले तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सम में आपका नॉर्मल डेप्री क्या होगा, नॉर्मल डेप्री, तो इधर आपका नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है ना, नॉर्मल डेप्रीसिएशन वो आएगा ऑन 12 लैक्स इंटू हाफ एंड ऑन इंटू 15%, बराबर। अब अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, एडिशनल डेप्री की। एडिशनल डेप्री पहले तो ये 5000 असेट्स जो है ओपनिंग में, उस पे तो मेरे को यही अज्यूम करना पड़ेगा क्या कि इस पे तो मैं लास्ट ईयर एडिशनल डेप्री ले चुका रहूँगा। अरे हर साल थोड़ी मिलता है रे, तो सिर्फ जो अभी करंट ईयर में खरीदे कि नहीं से उसी पे मिलेगा। तो इसका मतलब ऑन 12 लैक्स इंटू 20% इंटू हाफ एंड ऑन 10 लैक्स इंटू 20%, वो 58 लैक्स पे तो ऑलरेडी मेरा क्लेम हो चुका है। अरे समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर एंड वैल्यू। 5000 असेट्स है आपके ब्लॉक में, 58 लाख वैल्यू है, 8000 असेट्स है 12 लाख वैल्यू, 3000 असेट्स है 10 लाख वैल्यू। समझो आपने 10,000 असेट्स बेचे, 72 लैक्स मिला है, 72 लैक्स। तो नंबर ऑफ असेट्स कितने आपके पास 6000 और वैल्यू कितनी 8 लाख। अब मैं अगर आपको बोलूँ करो नॉर्मल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट, तो आप क्या बोलोगे, ऑन 8 लैक्स इंटू क्या 12, ऑन 8 लैक्स इंटू 15% इंटू के नहीं से हाफ, यस और नो। अबे अभी तो करवाया, ये फोर्थ केस है अपना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये वाले केस में आप एडिशनल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, तुम समझो आपको जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना, एडिशनल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट जो करना है ना, पढ़ो ये क्या लिखा है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये एडिशनल डेप्री WDV पे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एडिशनल डेप्री कैलकुलेट करना है ऑन एक्चुअल कॉस्ट। मतलब आपका वापस से एडिशनल डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है उसमें हम ऐसा ही समझेंगे कि 58 लैक्स पे तो हमने लास्ट ईयर क्लेम कर लिया था, ऑन 12 लैक्स इंटू 20% इंटू हाफ एंड ऑन 10 लैक्स इंटू 20%। एक्चुअल कॉस्ट जो है उस पे आपको क्या लेना है, एडिशनल डेप्रीसिएशन लेना है। अरे बोलो समझ रहा है कि नहीं समझा। सो ये एक चीज़ गलत मत होने देना, WDV पे नहीं करना है अपने को कैलकुलेट, अपने को करना है ऑन एक्चुअल कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एडिशनल डेप्री में। सो भले ही आपकी WDV 8 लैक्स थी, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे और एक्चुअल कॉस्ट पे ही एडिशनल डेप्री कैलकुलेट करेंगे। सो ये आपका और एक पॉइंट ख़त्म हो चुका, क्या है, एडिशनल डेप्रीसिएशन। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर साथ में लिख लेना, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। चलो थोड़ा सा याद करो,
अभी पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो है इनके पास तो ऑप्शन था ना, क्या? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करने का, या फिर अभी ये लोग हमने जो पढ़ा सब कुछ अभी तक कहाँ एप्लीकेबल है? ब्लॉक में। अगर ये लोग ब्लॉक फॉलो करेंगे तो अब आपको आता है, बट अब अपने को ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर पावर जनरेटिंग यूनिट्स इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करेंगे तो क्या होगा। तो अब अगर वो लोग पहले तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम अगर फॉलो करने जाए तो पहले तो इधर मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन जो है ना वो हो जाएगा SLM। ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था। दूसरी चीज, आपको फर्स्ट ईयर में ये बताना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना चाहते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में बता दिया क्या, तो फिर आपको लाइफ टाइम यही फॉलो करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि हर साल तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस साल ब्लॉक और नेक्स्ट ईयर इंडिविजुअल। आप सोचो ना बुक्स कैसे बनेगी फिर तो आपको ऑप्शन फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक फॉलो किया तो ब्लॉक ही होगा लाइफ टाइम, नहीं तो इंडिविजुअल, खत्म। और फर्स्ट ईयर का जो आप रिटर्न भरोगे, रिटर्न भरने का एक सेक्शन होता है 139(1), तो रिटर्न के वक्त आपको बताना पड़ेगा। अब अगर आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम ऑप्ट करते हो, आप बोलते हो नहीं हम एक असेट पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फिर यहां पे और एक डिसएडवांटेज जैसा आप बोल सकते हो क्या, कि एडिशनल डेप्रीसिएशन हम आपको नहीं देंगे। पावर जनरेटिंग यूनिट्स को वैसे मिलता है एडिशनल, बट वो कहाँ मिलेगा? अगर वो लोग ब्लॉक फॉलो करे तो इधर तो मेथड हो जाएगी और इधर एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अरे सुना तुमने? सो एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है उसका आप बेनिफिट कहाँ पे ले सकते हो? ब्लॉक में, इंडिविजुअल में नहीं। पहले इतना क्लियर है? अब समझो कि आपने एक असेट खरीदा 100 रुपए का। कितने का? एंड रेट ऑफ डेप्री समझ लो कि है 10%। तो ये आपके असेट की एक्चुअल कॉस्ट हो गई। अब आप क्या करोगे? डेप्रीसिएशन 10 रुपीज़, 90 बचा, क्लोजिंग WDV, यही नेक्स्ट ईयर बनेगा ओपनिंग 90, वापस से माइनस करोगे डेप्री 10, कितना बचा? 80, क्लोजिंग, यही बनेगा आपका ओपनिंग। ये चलता रहेगा। अभी आपका हर साल डेप्री कितना आएगा? 10 10 10 10 10। अब आपने क्या किया? फर्स्ट ईयर में P&L में 10 डेबिट कर दिया, सेकेंड ईयर में भी P&L में 10 डेबिट कर दिया। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं, हर साल डेप्री सेम ही आएगा। अब दिमाग लगाने वाला पॉइंट अब आ रहा है क्या, कि समझो सर हमने ये असेट बेच दिया तो क्या, हमने ये असेट ट्रांसफ़र किया तो क्या होगा? सर ब्लॉक में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है तो दूसरे असेट्स एब्जॉर्ब कर लेते प्रॉफिट या लॉस को। इधर क्या करेंगे? सुनते जाओ। अभी पहला पॉसिबिलिटी कि आपने ये असेट 75 में बेचा। चलो 75 में बेचा तो क्या हुआ? कितने का? 5 रुपए का लॉस हुआ है आपको। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन यू कंपेयर दिस 75 विथ 100 दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, तो देर इज अ लॉस ऑफ 25. बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन आई से आउट ऑफ 25 loss of 20 is already recognized in your P&L account. So how much loss is not recognized? ये 5 रुपीज़ को आप थर्ड ईयर में जब असेट बेचोगे ना, क्या करोगे? असेट तो P&L अकाउंट के डेबिट में लिख देना, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? बोलो। असेट जब आपके हाथ से जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वो टाइम पे आपका जो भी डेप्रीसिएशन आएगा दैट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अब तुम समझ पा रहे हो? तो 3 साल का P&L अकाउंट ऐड करो, 3 साल का P&L के नहीं से 25 रुपया तुम्हें दिख रहा है। नहीं समझा क्या? अगर तुमने 80 में ये असेट बेचा होगा, सो कहने से देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस,
But if you are able to understand, when you compare this thing with cost, there is a loss of 20 और वो लॉस ऑलरेडी P&L में रिकॉग्नाइज्ड है. अगर तुमने यही असेट 95 में बेचा होगा तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15 का क्या आ चुका है? प्रॉफिट. अब तुम जरा कॉस्ट से कंपेयर करो ना, ओरिजिनल कॉस्ट से, तो देर इज अ लॉस ऑफ 5. बोलो हाँ के ना? 5 का ही लॉस है, बट अपन ने तो 20 का लॉस लिख दिया है P&L में. तो अब हम क्या करें? इधर है ना, इधर P&L बना के 15 को क्रेडिट कर देना. क्या कर देना? 15 को क्रेडिट. क्रेडिट मतलब हम क्या मान रही है? 15 रुपए को इनकम. ये इनकम जो हम मान रहे हैं ना, उसके लिए सेक्शन है, सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 2, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज. बोलो क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज. ये 15 रुपया बैलेंसिंग चार्ज है. अरे सुना तुमने? समझो 100 में असेट बेचा आपने, 100 में वापस से 20 रुपए का प्रॉफिट आया, क्या करेंगे? वापस से P&L क्रेडिट. क्यों P&L क्रेडिट? अरे भाई 20 रुपए का हमने डेबिट किया है 2 साल में, जबकि हमारा कोई लॉस, तो वो 20 का जो लॉस है उसको तो अपने को रिवर्स करना पड़ेगा ना. और अगर 105 में बेचा तो 25 का प्रॉफिट आया, अपन ने पहले तो लॉस लिख दिया है, तो 20 को इसमें से क्रेडिट कर दो P&L में, और जो एक्स्ट्रा लॉस आया ना 5 रुपए का, वो जाएगा कैपिटल गेन्स में. मतलब अगर आप WDV से कम में बेचोगे, कम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेप्रीसिएशन. इस पे MCQ रखा है इंस्टीट्यूट ने. अगर आप WDV से ज्यादा में बेचोगे अप टू कॉस्ट, क्या नहीं, से P&L क्रेडिट करते जाओ, क्या बोलेंगे हम उसको? बैलेंसिंग चार्ज. और कॉस्ट से भी ज्यादा मिला तो कैपिटल गेन्स. सो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स. टर्मिनल डेप्रीसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन्स. अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? अब एक सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेनेशन, फिर आप लोग कॉपी कर लो दोनों चीजें. अब आप कोई असेट खरीदते हो, आपने असेट खरीदा समझो 1 लाख का, पर सामने वाले ने आपको क्या बोला कि मेरे यहाँ से तेरे यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा 10,000, फिर तेरे यहाँ पे ये असेट को हम इंस्टॉल करके देंगे, उसका खर्चा होगा 5,000. तो अब मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? 1 लाख का असेट था, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 इंस्टॉलेशन. तो आप ये 10,000 और 5,000 का क्या करोगे? मतलब ये एक्सपेंस तो हुआ है, कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे आप लोग? 1 लाख में ही ऐड कर देंगे. सो हम इसको कहने से कैपिटलाइज कर देते हैं. कैपिटलाइज वर्ड समझ में आता है? मतलब अब मैं आपसे पूछूं तो आप डेप्री कितने पे क्लेम करोगे? 1 लाख पे कि 1,15,000 पे? जो फिगर पे आप डेप्री क्लेम करते हो ना अकाउंट्स में, उसको हम टैक्स में बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट. बोलो क्या बोलते हैं? तो इसके बाद जो अपना डिस्कशन है ना, वो है ऑन एक्चुअल कॉस्ट. व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट. समझा? आपको GST हो गया है ना? ओके डन. चलो पहले अपन ये लिख लो, क्या हुआ ये लिख लो एडिशनल डेप्री. फिर एडिशनल डेप्री के बाद नीचे वाला पॉइंट मत लिखना. एडिशनल डेप्री के बाद उसके 2 एग्जाम्पल्स आएंगे, ये वाले. ठीक है? ये तुम लोग नेक्स्ट वीक में एक दिन मॉर्निंग आ सकते हो, सिर्फ 25 तारीख को. डन नहीं, सबको जमेगा तो ही, ऐसा नहीं. मॉर्निंग 7 o'clock. हाँ संडे को तो मैं रख रहा हूँ लेक्चर.
वेनसडे है 25 को। हाँ वही कॉलेज वाले जो है, जूम पे जो लोग हैं वो आ सकते हैं 25 को। सर कॉलेज रहता है सर। अरे तो एक दिन एडजस्ट करना है, तू क्या रोज जाता है क्या कॉलेज? सर हाँ। हाँ 75% अटेंडेंस। तो है ना 25%, 25% में एक दिन मेरे को दे दे भाई। ठीक है सर। हाँ इधर जो लोग हैं जमेगा आपको एक दिन, एक ही दिन सिर्फ। वो भी मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो ही, नहीं तो आफ्टरनून रखूँगा। कौन से कॉलेज इधर, किसको अटेंडेंस का प्रॉब्लम है कॉलेज में? 1 2 3, कौन सी कॉलेज है आपकी? एनएम, आप भी एनएम? एनएम में हो, 4 लोग ही है, बाकी तो ठीक है आराम वाले ही हैं। वरुण आपका कौन सा कॉलेज है? तोलानी कॉलेज, सुना है इधर ही है ना कहीं। अटेंडेंस हो गया आप लोगों का लिख के? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या डिस्कस करना है? एक्चुअल कॉस्ट। क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट? तो जिस अमाउंट पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे उसको हम बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। सो अभी अगर आपने असेट 1 लाख का खरीदा, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 इंस्टॉलेशन, तो व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट? 1,15,000। अब जो अकाउंट्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही है। समझो आपने 10 लाख का असेट खरीदा, कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए आपके, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज़, कहने से आप उसको कैपिटलाइज करते हो। तो सेम चीज़ कैपिटलाइज, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कैपिटलाइज। अब एक पॉइंट आता है कि अगर हमने असेट कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट, और लोन लेके खरीदा है, तो आप लोन पे क्या पे करोगे? तो इंटरेस्ट आपको असेट की कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा? ऐड। बट कौन सी इंटरेस्ट? अगेन अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज। अगर डिफरेंट मैनर में बोलूँ तो इट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या करोगे? असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। आ रहा है समझ में? अच्छा अगर समझो आपने कोई असेट खरीदा, 100 लैक्स का असेट है और गवर्नमेंट ने आपको उसके बदले में सब्सिडी दिया है 20 लाख रुपए का, तो अब आपके असेट के लिए वैल्यू कितनी लिखोगे? 80 लैक्स। इसका मतलब आप सब्सिडी क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अच्छा समझो तुमने एक असेट परचेज किया है 10 लाख का, और इस पे 2 लाख रुपया जीएसटी भरा है तुमने। टोटल असेट की कॉस्ट 12 लाख तुमने पे की है। तो अब तुम डेप्रीसिएशन कितने पे लोगे? अगर तुम्हें ये 2 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो 10 लाख पे लोगे, क्योंकि अब ये 2 लाख रुपया तो आपके लिए कॉस्ट नहीं है। एंड अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो 12 लाख पे। अरे बैठा दिमाग में। सो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? अमाउंट पेड फॉर द असेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, incidental expenses related to purchase of asset, interest up to the date asset is put to use, GST ऐड करोगे कब? इफ ITC is not allowed, लेस करोगे सब्सिडी, आपको मिल गया एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? अमाउंट इंक्लूडेड इन ब्लॉक। ये इतने अमाउंट पे आप क्या चार्ज करोगे? डेप्रीसिएशन। अब एक नीचे प्रोविजन आ रहा है, ये नोट आ रही है, रीड करो एक बार। पढ़ा? अब ये पॉइंट अभी एक बार आया है और आगे जाके 2 बार आने वाला है, सेम पॉइंट।
क्या है कि अगर तुम कोई असेट खरीद रहे हो और वो असेट के लिए सामने तुम पेमेंट करोगे, तो एक ही दिन में अगर तुमने 10,000 के ऊपर पेमेंट किया और तुमने पेमेंट करते वक्त अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब मोड से पेमेंट नहीं किया, मतलब आपने पेमेंट किया बाय कैश या फिर आपने पेमेंट किया बाय बेरर चेक या फिर आपने पेमेंट किया बाय क्रॉस चेक। अगर आप क्रॉस चेक, बेरर चेक, कैश से पेमेंट करोगे तो ये चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के अंदर कवर्ड नहीं है। और अगर प्रिस्क्राइब मोड्स में ये सब चीज़ें कवर्ड नहीं है और तुमने वो पेमेंट किया एक ही दिन में 10,000 के ऊपर, फिर वो असेट, वो जो पेमेंट हुआ है उस पर हम आपको डेप्री नहीं देंगे, तो आपको वो असेट पे फिर डेप्री नहीं मिलेगा। समझो आपने एक असेट खरीदा 50,000 का, आज ही एक ही दिन में 50,000 का पेमेंट कर दिया कैश में। अब ये असेट तुम्हारे ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, प्रिस्क्राइब मोड्स से पेमेंट करो। किससे पेमेंट करो? प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिस्क्राइब मोड्स का पूरा लिस्ट है, वो बाद में देखते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, वो सब प्रिस्क्राइब मोड्स हैं। सुन रहे तुम लोग? अब मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, आप मुझे बताओ ना क्या होना चाहिए। समझो आपने एक असेट खरीदा है, उसकी मैं आपको कॉस्ट दे दूंगा, मोड ऑफ पेमेंट देता हूं और डेप्रीसिएशन अलाउड है कि नहीं वो आपको बताना है, बराबर। असेट ए, पहला असेट, समझो आपने 20,000 का खरीदा है, आपने एक ही दिन में अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया, बोलो मिलेगा इस पे डेप्री मिलेगा? आंसर इज यस। असेट बी 50,000 का है, बेरर चेक से पेमेंट हुआ है, बेरर मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। ऐसा 10,000 पे और 40 ऐसा नहीं है, एक्सेस नहीं है, पूरा ही गया, पूरा ही गया। यहाँ पे आ रहा है समझ में? असेट सी परचेस किया, 40,000 का है, आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है, मिलेगा? मिलेगा। असेट डी खरीदा, 10,000 का है, कैश पेमेंट किया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? 10 से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलता है, 10 तक तो चलेगा। असेट ई खरीदा 50,000 का, 25,000 कैश पेमेंट था, बाकी का 25,000 एनईएफटी किया था। अब 25,000 पे डेप्री नहीं मिलेगा और बाकी के 25,000 पे मिलेगा। अरे जो प्रिस्क्राइब मोड से पे हुआ है उस पे तो मिलेगा ही ना। एफ, समझो आपने 50,000 का एक असेट खरीदा, आपने डे 1, 2, 3, 4 और 5 हर दिन 10,000 का पेमेंट किया है और कैश पेमेंट किया है, मिलेगा? आंसर इज यस। एक दिन में कभी भी 10,000 से ज़्यादा नहीं पेमेंट करना है। आ रहा है समझ में? सो ये आपका ये नोट बोल रहा है। अब ये जो ये नोट नंबर 1 है आपका, ऐसा समझ लो, ये नोट नंबर 1,
एक्सप्लेनेशन 5 ठीक है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन बना रहे नोट नंबर 2, मतलब ये टेबल लिखोगे, नोट 1 अभी नहीं, हाँ टेबल लिखोगे नोट 1, उसके नीचे ये एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर अभी तुम नोट 2 लिखोगे बाद में। अब नोट 2 समझ लो पहले क्या है। समझो आपके पास कोई असेट है, असेट, ये असेट आपने खरीदा था फॉर पर्सनल पर्पस। किस पर्पस के लिए खरीदा था? पर्सनल पर्पस। 2-3 साल आपने इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। अब यही असेट तुम लेके आ रहे हो कहां पे? बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। किस में लेके आ रहे हो? अब समझो कि आपके पास एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग जो आपने 10 लाख में खरीदी थी। कितने में? 10 लाख में। 2 साल के लिए पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई है। कितने? 2 साल। और अब आप इसको अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ रहेगा तब थोड़ी आपने कोई डेप्री क्लेम किया होगा उस पर, तब तो वो असेट पे कोई डेप्री आया नहीं होगा। बट अब आपने अपने बिजनेस में जब लेके आ रहे हो, कहने से अब ये असेट ब्लॉक में जाएगा, तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम ब्लॉक में ही असेट की वैल्यू कितनी लिखेंगे। तो अब प्रोविजन क्या है, ध्यान से समझो। आप है ना असेट का एक्चुअल कॉस्ट ले लो। एक्चुअल कॉस्ट कितना था? एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख। फिर आप ऐसा समझो कि ये असेट यूज हुआ था फॉर बिजनेस पर्पस ओनली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अगर ये असेट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बिजनेस के लिए यूज हुआ था तो यू विल चार्ज फॉर ईयर नंबर 1। यस और नो? बिल्डिंग है, समझो आप बिल्डिंग बिजनेस के अंदर इसका कमर्शियल यूज करने वाले हो, तो आप समझो कि आप अगर स्टार्टिंग से ही कमर्शियल यूज करते तो आप इस पे 1 लाख का डेप्री चार्ज करते, 9 लाख बचता। सेकेंड ईयर में और एक बार डेप्री चार्ज करते 90,000 का, तो 8.1 लाख बच जाता। अब ये अगर तुम स्टार्टिंग से यूज करते तो, अब एक काम करो, ये डेप्री को कहीं पे भी पीएनएल में डेबिट मत करना। ये जो 8.1 लाख मिला ना, दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। इसको तुम किधर लिख दो? ब्लॉक के अंदर लिख दो। दिस इज जस्ट अ नोशनल डेप्री, ये चेक करने के लिए कि आज असेट की WDV कितनी होती है। तो आपको हम 10 लाख पे डेप्री नहीं देंगे, आपको हम 8.1 लाख पे देंगे। अब लॉजिकली अगर हम बात करें ना, तो ये जो प्रोविजन मैंने आपको सिखाया, ये प्रोविजन इनको बनाना चाहिए था फॉर ऑल दी असेट्स। अब इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी पता है? ये प्रोविजन बनाया ओनली फॉर बिल्डिंग। मतलब बाकी असेट्स में ना फायदा हो गया क्या? भाई समझो तुम्हारे पास एक कार है जो तुमने 10 लाख की खरीदी, 5 साल के लिए पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया और अब बिजनेस में लेके आ रहे हो, क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन ऑन 10 lakhs। डेप्रीसिएशन ऑन 10 lakhs मतलब डायरेक्टली एक्चुअल कॉस्ट ही ले लो वो असेट की। तो ये देखो, असेट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, देन यूज्ड फॉर, अगर असेट कौन सा है तो यू टेक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, कैलकुलेट नोशनल डेप्रीसिएशन, अज्यूमिंग बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक। एंड अदर असेट्स के केस में वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक इज एक्चुअल कॉस्ट। फायदा किस में हुआ? अदर असेट। यहां पे यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार, यू कैन टेक इवन एग्जांपल ऑफ फर्नीचर। समझ में आ रहा है? आपने कुछ फर्नीचर खरीदा था जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए घर पे यूज कर रहे थे और फिर आप बिजनेस में लेके आ गए, सेम प्रोविजन।
समझा कि नहीं समझा? और ये जो नीचे नोट है ना, ये आपका नोट नंबर 3 बनेगा। ये फिर लास्ट में लिखेंगे अपन, ये अलग से पॉइंट है, इसको साइड में रखो, ये नोट 3 बनेगा। अब ये क्या है, अब तुम फाइनल में आओगे ना, जब फाइनल में, तो ये जो तुम्हें मैंने अभी नोट 1, नोट 2, ये नोट 3 करवा रहा हूं ना, ऐसे तुम कम से कम अलग अलग 15 नोट्स पढ़ोगे एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही। कितनी नोट्स पढ़ोगे? 15 जितनी, अलग अलग अलग। क्या हो रहा था, लोग है ना, लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से वेज निकाल रहे थे टैक्स बचाने का। तो गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोविजंस बना के कहने से वो सारे वेज को फेल किया हुआ है। कैसे? ध्यान से समझो, ये और एक वे है टैक्स बचाने का। समझो कि वरुण जो है, इसके पास एक असेट है, असेट ए, जिसकी उसके बुक्स में WDV अभी है 20 लाख रुपया। कितनी है? 20 लाख। अब ये असेट इसको खुद को यूज करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा टैक्स बचाना भी है। इसने क्या किया, यही असेट इसने समझो अभी बेच दिया असेट ए मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स से बदले में इसको कंसिडरेशन भी मिल गया, समझो कि 12 लाख रुपया। वो ठीक है, असेट एक्स गया, असेट ए गया, सॉरी। अब इसने क्या किया, मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर एक्स से यही असेट उसने वापस खरीद लिया। असेट ए वापस खरीदा और इसने मिस्टर एक्स को पेमेंट किया 80 लाख का। कितने का? खुद का ही असेट 20 लाख वाला 12 लाख में बेच के 80 लाख में खरीद रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? कहने से अब उसका डेप्रीसिएशन ज़्यादा आ गया। अरे 80 लाख पे डेप्री क्लेम करेगा वो, नहीं समझा तुम्हें? और समझो कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वी का फ्रेंड ही है या कोई रिलेटिव ही है, पैसा उसके ही जेब में जा रहा है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि असेट बेच के वापस रीअक्वायर कर रहे हैं एट अ हायर प्राइस। तो गवर्नमेंट ने यही चीज नोट की और फिर बोला कि अगर कोई भी पर्सन असेट सेल करके उसको क्या करेगा, बोलो जरा, बोलो क्या करेगा? तो व्हाट विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट? तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, दैट इज सेल, और रीएक्विजिशन प्राइस whichever is lower। अरे बैठा दिमाग में। तो यहाँ पे आया अमाउंट 20 लाख, यहाँ पे आया 80 लाख, तो 20 लाख सिलेक्ट करना। और समझो इसने 8 लाख का ही पेमेंट किया होगा तो 8 लाख। मतलब अब तुम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते इन शॉर्ट, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में जो WDV थी वो असेट की, कहने से उससे ज़्यादा तो वैल्यू अभी तुम कंसिडर नहीं कर सकते। सो ये आपका नोट नंबर 3 हो चुका। समझा पहले? तो पहले अपन ये अभी नहीं रखना है, रुक जाओ, टेबल बनाएंगे, नोट 1 लिखेंगे। नोट 1 पे ये एग्जाम्पल है, असेट ABCD है। फिर नोट 2 यहाँ से लिखोगे, नोट 3 लिखोगे और नोट 3 पे एग्जाम्पल है। अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और फिर आप ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेना। ये पॉइंट में जहाँ जहाँ पे भी ऑफिस वर्ड लिखा है उसके बदले आएगा बिजनेस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ध्यान देना, अब ये पॉइंट क्या है समझो। अब ये पॉइंट है, असेट इज यूज्ड फॉर, asset is used for, or asset is
partly used for business purpose and partly used for personal purpose. असेट दो चीज़ों के लिए एक साथ यूज हो रहा है, कंफ्यूज मत होना. थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया असेट इज यूज फॉर पर्सनल एंड देन इट इज यूज फॉर बिजनेस. मतलब पहले कंप्लीटली इट वाज पर्सनल एंड देन इट वाज कंप्लीटली बिजनेस. हियर इट इज बोथ, दैट इज पर्सनल एज वेल एज बिजनेस. अब ध्यान से समझो, आप असेट यूज कर रहे हो किस पर्पस के लिए? बिजनेस के लिए भी एंड पर्सनल के लिए भी. ये डेप्री का लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना. एक एग्जांपल लेते हैं. समझो आपके पास एक मोटर कार है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपया थी. अब ये जो मोटर कार है इस पे जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो है 15% एंड 20% ऑफ टाइम कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस. सो एसएससी कार दोनों चीज़ों के लिए यूज कर रहा है. एस्टीमेट ऐसा निकला है कि 20% ऑफ टाइम कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस. ठीक है, अब आप पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे इस पे? डेप्रीसिएशन कितना है? 10 लाख इंटू 15%, जो आएगा 1,50,000. जिसमें से अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए 80% जो डेप्री है दैट इज़ 1,20,000. ये आपका बिजनेस पर्पस के लिए डेप्री हुआ. एंड इसमें से जो 20% डेप्री है जो है 30,000 वो आपका पर्सनल पर्पस के लिए डेप्री हुआ. तो अब आप मुझे बताओ P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आप कितना डेप्रीसिएशन लिखोगे? 1,20,000 लिखोगे जब आप डेबिट करोगे तब. क्यों 1,20,000 लिखोगे? जितना बिजनेस के लिए हुआ है सर उतना ही तो माइनस होगा, बराबर ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप WDV निकालने जाओगे असेट की WDV, तो आप असेट की एक्चुअल कॉस्ट लोगे जो थी 10 लाख मोटर कार की. सोच के बताओ, इधर से जब तुम डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, ये तो P&L का इफेक्ट हो गया, मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट साइड पे, तो इधर से आप कितना डेप्री माइनस करना चाहिए? बोलो लॉजिकली बताओ कितना होना चाहिए माइनस? 100% 1,50,000 होना चाहिए यार. क्यों 1,50,000? अरे वेर एंड टेयर तो हुआ ही है ना असेट का. पर्सनल पर्पस के लिए भले ही यूज हुआ बट वेर एंड टेयर तो हुआ ही है. सो फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट यू विल सब्ट्रैक्ट एंटायर डेप्रीसिएशन, दैट इज 1,50,000. यस के नो? लेकिन अगर तुम डेप्रीसिएशन का ये फॉर्मेट देखोगे ना, ये फॉर्मेट में ये WDV आया अपने पास बिफोर डेप्री. उसके बाद क्या लिखा है मैंने? डेप्रीसिएशन. ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. क्या है डेप्रीसिएशन? हाउ मच डेप्रीसिएशन इज अलाउड? अलाउड मतलब P&L में कितना डेबिट किया है. तो ये लोग बोल रहे हैं आप असेट की WDV में से उतना ही अमाउंट माइनस करोगे, उतना ही अमाउंट क्या करोगे? माइनस करोगे जितना 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 आपने P&L में डेबिट किया है. मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर अमाउंट आना चाहिए था 1,50,000 बट बिकॉज ऑफ प्रोविजन आएगा 1,20,000 और तुम्हारी WDV क्लोजिंग आफ्टर डेप्री हो जाएगी 8,80,000 और ये नेक्स्ट ईयर बनेगा तुम्हारा ओपनिंग. समझा? क्लियर हो रही है चीज़ें? सो ये आपका डेप्रीसिएशन का लास्ट पॉइंट था. डेप्रीसिएशन यहाँ पे ख़त्म हुआ. अब आप लोग पहले तो एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे. नोट 1 तक ही लिखना, यहाँ तक. नोट 1 के हाँ
तो पार्ट शेल नॉट फॉर्म द पार्ट, मतलब पार्ट अमाउंट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक, नॉट द एंटायर अमाउंट. हाँ, सच एक्सपेंडिचर शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक. सच एक्सपेंस ना, तो वो कितना एक्सपेंस है जो आपने प्रिस्क्राइब मोड से पे नहीं किया, सच एक्सपेंस. अब आपका जो नोट नंबर 3 है वो ये है असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड. ये नोट नंबर 3, उस पे ये एग्जाम्पल है. पर अभी समझो ये लोग कैसे करते थे ट्रांजैक्शन, कि मिस्टर एक्स जो है ना उसके बुक्स में समझो लॉस है, तो ये लोग उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करते थे जिसका लॉस है, तो उसका लॉस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, तो इनकम नहीं आएगी. इसीलिए डन. चलो अभी ये लास्ट वाला जो पार्ट है, असेट यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस, उस पे चाहिए तो तुम डायरेक्टली ये एग्जांपल भी लिख सकते हो. सर एक बार नोट नंबर 3 दिखाना. ये नहीं सर, वो लिखा हुआ जो था टेक्स्ट बुक्स होती. चलो अब यहाँ पे ध्यान दो. हम नेक्स्ट जो प्रोविजन हम लोगों को डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 35. क्या है इसके अंदर, साइंटिफिक रिसर्च. बोलो क्या दिया हुआ है. अब फ्रेंड्स अगर आप एक्सपेंसेस करते हो कौन सी चीज पे, रिसर्च के ऊपर, मतलब आपका बिजनेस है और आप बिजनेस के अंदर कोई चीज का रिसर्च कर रहे हो, तो उसका आपका खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा हम आपको माइनस करने देंगे. अब ये सेक्शन में गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च को है ना बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है कि तुम रिसर्च करो, हम तुम्हें बेनिफिट्स देंगे. ये सेक्शन डिवाइड होता है 2 पार्ट में. पहला आता है इन हाउस रिसर्च. इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या, आप बिजनेस कर रहे हो और आप ही रिसर्च कर रहे हो. समझो आप लोग बिजनेस कर रहे हो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ बना रहे हो आप लोग, और आपके पास एक टीम है जो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन्स के ऊपर रिसर्च भी कर रही है. तो आपका बिजनेस है दवाइयाँ बनाने का, आपके पास टीम है जो रिसर्च कर रही है, मतलब आपका बिजनेस जो है उसी के रिलेटेड क्या नहीं से आपका रिसर्च भी चल रहा है. दैट इज इन हाउस रिसर्च. सो आपने जो भी इन हाउस रिसर्च एक्सपेंसेस किए होंगे वो हम आपको माइनस करने देंगे. और ये सेक्शन में दूसरा पार्ट आता है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन मतलब रिसर्च कोई और कर रहा है, आप उसको पैसा डोनेट कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो. आपका कोई बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, वह ऐसे ही डोनेशन दे रहे हो बस. जैसे अपन ने वो नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम में पढ़ा था, वैसे ही आप यहां पे भी क्या दे रहे हो, डोनेशन. आप यहां पे डोनेशन दे रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट. डोनेशन मतलब रिसर्च कोई और कर रहा है, आप सिर्फ पैसा वहां पे डोनेट कर रहे हो. सुन रहे तुम लोग. सो आप पैसा सिर्फ डोनेट कर रहे हो वहां पे, रिसर्च कोई और कर रहा है. सो पहले सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इन हाउस रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन. अब ये लोग ने प्रोविजन क्या बनाया, कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, डोनेशन आप दे रहे हो, चाहे ये डोनेशन आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. आप जो भी डोनेशन दोगे पीएनएल में डेबिट कर सकते हो. जो भी आप डोनेशन दोगे वो आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो. अब तुम देखो ये सेक्शन में ये जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, डोनेशन.
डोनेशन चाहे आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, कहने से आप पीएनएल में डेबिट कर। अब आप डोनेशन दे रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है क्या पर्पस के लिए दे रहे हो। तो अगर पर्पस इज साइंटिफिक रिसर्च, और किसको डोनेशन दे रहे हो, मतलब पार्टी कौन है जिसको डोनेशन दे रहे हो। सो या तो तुम डोनेशन दे रहे हो रिसर्च एसोसिएशन को, या यूनिवर्सिटी को, या कॉलेज को, या इंस्टीट्यूशन को, या इंडियन कंपनी, आईआईटी एंड नेशनल लेबोरेटरी। 7 लोग हैं टोटल, 7। रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इंडियन कंपनी, आईआईटी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल लेबोरेटरी। ये 7 लोगों को अगर आप डोनेशन दे रहे हो, और ये 7 लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। सो ये लोग सब रिसर्च कर रहे हैं, आप पैसा डोनेट कर रहे हो, 100% आप क्या कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट। एंड अगर पर्पस जो है डोनेशन देने का वो है सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, पर कौन कर रहा है ये स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च इज डन बाय आइदर रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। अगेन 100% यू कैन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। काफी टाइम पे आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहोगे तो उसमें ना चीजें ग्राफ्स बना के एक्सप्लेन की जाती है कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर नंबर ऑफ पर्सन्स who died because of COVID have reduced by this much percentage, और ग्राफ रहेगा वहां पे। और नंबर ऑफ पर्सन्स who are suffering from diabetes have increased by this much percentage। सुन रहे तुम लोग। तो वो क्या है, इट्स अ स्टैटिस्टिकल रिसर्च। कभी वो ग्राफ के नीचे वो या चार्ट के नीचे देखना सोर्स लिखा होता है, मतलब वो रिसर्च किसने किया है ना उसका नाम रहेगा। वो नाम जो रहेगा ना या तो किसी रिसर्च एसोसिएशन का रहेगा, या तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का रहेगा। और आप डोनेशन दे रहे हो, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। अब ये जो आपको बेनिफिट मिलता है पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट कर सकते हो, ये आप नहीं कर पाओगे अगर आप 115 बीएसी में जा रहे हो। तो 115 बीएसी में आप अगर डोनेशन दोगे फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। अब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पहले रूल क्या था पता है, कि तुम सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दो, वो 4 लोगों को, तुम 1 लाख डोनेशन दो, हम तुम्हें पीएनएल में 1,25,000 माइनस करने देंगे, वेटेड डिडक्शन। सेम चीज अगर तुम इंडियन कंपनी को यहां पे डोनेशन दोगे, 1 लाख के बदले 1,25,000। यहां पे रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को दोगे 1 लाख का डोनेशन, 1.5 लाख रुपया माइनस करो, 1,50,000। आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को 1 लाख दोगे, 2 लाख माइनस करो, 2 लाख रुपया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे, बट फिर एक पॉइंट के बाद सारे बेनिफिट्स भी धीरे धीरे बंद करने पड़ेंगे। जब ज़रूरत थी तब दिया बेनिफिट, अब जब ज़रूरत नहीं है तब निकालना स्टार्ट करो बेनिफिट्स। समझा क्या है? सो अभी अपने लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई है, नहीं तो पहले ये चार्ट टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, उसके अंदर 3 पार्ट हो जाते थे। पहले ये 4, फिर इंडियन कंपनी अलग और आईआईटी नेशनल लैब अलग, और फिर चौथा पार्ट आता था सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। समझ रहा है? अभी सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। अब आ रहा है जो भी डिस्कशन है वो मेन इन हाउस रिसर्च पे है। इन हाउस रिसर्च का पहले मतलब क्या? आप खुद रिसर्च कर रहे हो, आपका खुद का ही खर्चा हो रहा है रिसर्च के ऊपर। अब इसमें ना पहली चीज वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको खर्चा माइनस करने तभी देंगे व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस।
क्या होना चाहिए? आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। अब समझो तुम लोग एक सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और तुम लोग मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो अभी, तो तुम्हें सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो अगर तुम, और मेडिसिन के अगर ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो, तो हम तुम्हें वो रिसर्च का खर्चा माइनस करने नहीं देंगे तुम्हारे पीएनएल अकाउंट जो बनेगा फॉर सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन का बिजनेस ही स्टार्ट हो जाए, उधर करो खर्चा माइनस। समझा मैंने क्या बोला? पहले तो खर्चा पहले तो बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। अब समझो कि आप लोगों ने, आपका कोई बिजनेस नहीं है, पहले ऐसा समझो। आपने क्या सोचा? चलो पहले अपन रिसर्च करते हैं, और अगर रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये सेलफोन्स जो है, सेलफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, बराबर। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईओएस, अभी तो यही दो चल रही है। पहले के जो फोन्स होते थे, नोकिया के फोन्स पहले एकदम स्टार्टिंग के, उसमें सिम्बियन करके ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब समझो कि आपने सोचा है कि यू विल स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलफोन, बट यू डोंट वांट टू यूज दिस एंड्रॉयड एंड आईओएस एग्जाम्पल। आप बोल रहे हो कि हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। ओएस जो रहता है, समझते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्या सोचा? हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे खुद का। अब खुद का पहले बनाओ, सक्सेसफुल हुआ तो बिजनेस स्टार्ट होगा ना। तो आपने अभी सब टीम अपॉइंट किया और टीम को बोल दिया क्या? रिसर्च करना स्टार्ट करो। किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा रिसर्च पे खर्चा बिजनेस स्टार्ट होने के पहले होना स्टार्ट हुआ है। उसको हम बोलेंगे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस समझ में आ रहा है क्या? ओए, बट अब तुम्हारा रिसर्च हुआ, अब रिसर्च के ऊपर खर्चा जो होगा वो रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। समझो आप लोगों ने 4 लोगों को अपॉइंट किया, फिर आपने एक लैंड खरीदी, उस पर लैब बनाई, 4 लोगों को लैब में डाला और बोला रिसर्च करना स्टार्ट करो। अब वो 4 लोग फ्री में काम करेगा? नहीं, क्या लेगा? सैलरी। लैंड खरीदा, खर्चा हुआ। लैब बनाया, खर्चा हुआ। अब वो लोग को रिसर्च करने के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल लाएगा, खर्चा हुआ। उनको रिसर्च करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, कुछ फर्नीचर चाहिए, खर्चा हुआ। तुम्हारे देखो रेवेन्यू, कैपिटल, सारे खर्चे होना स्टार्ट हो गए। किसके ऊपर हो रहे ये खर्चे? रिसर्च के ऊपर। अच्छा, अब समझो रिसर्च सक्सेसफुल हुआ, फिर तुम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलफोन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी खर्चे होंगे आपके, वो खर्चे यहां पे कवर्ड नहीं है। सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी खर्चे हो, रेवेन्यू खर्चे जो सेक्शन बोल रहे हैं वैसे माइनस करो, कैपिटल खर्चों पे डेप्रीसिएशन लो। अभी अपना डिस्कशन है जो खर्चे हुए हैं बिजनेस के अंदर रिसर्च पे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ, बट आपका रिसर्च स्टॉप नहीं होगा। कहने से अब आप रिसर्च में हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड लाओगे। तो आप देखते हो ना, हर बार थोड़े टाइम बाद सेलफोन में अपडेट आ जाता है, क्या ओएस अपडेट हुआ है। तो आपने भी क्या किया है, रिसर्च आगे और कंटिन्यू ही किया है। मतलब आपके रिसर्च पे खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी होंगे। अपना अभी पूरा डिस्कशन एक ही चीज पे है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपका रिसर्च पे खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपको कैसे माइनस करने मिलेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। सो देखो, पहले तो इन हाउस रिसर्च, ये खर्चे कब माइनस करने मिलेंगे? व्हेन इट इज, बोलो, रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए। अरे सुन रहे तुम लोग? सो बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस। अब खर्चे प्री कमेंसमेंट हो सकते हैं, खर्चे पोस्ट कमेंसमेंट भी हो सकते हैं। अब ये लोग ने प्रोविजन क्या बनाया कि बिजनेस स्टार्ट होने के पहले अगर आपके रिसर्च पे खर्चे हुए हैं माइनस करने देंगे। कब? अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली ना, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी देंगे ना, पीएनएल तो तभी बनेगा।
अच्छा, अब तुम देखो ये लोग ने क्या बोला कि आपका खर्चा माइनस करने देंगे बट ओनली ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। ऐसा नहीं कि 10 साल से रिसर्च चल जाए, 10 साल बाद सक्सेसफुल हुआ तो 10 साल के खर्चे मिलेंगे, नहीं। आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आज से प्रीसीडिंग 3 इयर्स, आज से, हाँ आज से डेट, कल से ही मतलब प्रीसीडिंग 3 इयर्स बैकवर्ड जाना है। और अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था, साइंटिफिक रिसर्च में गवर्नमेंट एडवांटेज देता है, क्या है देखो, रेवेन्यू खर्चे जो होंगे ना, रेवेन्यू खर्चे प्री कमेंसमेंट वाले, उसमें हम आपको सैलरी माइनस करने देंगे एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, प्लस मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो भी देंगे। और कैपिटल खर्चे ना, कैपिटल खर्चे जो किस पे हुए, कैपिटल खर्चे रिसर्च पे, सारे के सारे पीएनएल में डेबिट कर देना जाओ, सिर्फ लैंड की कॉस्ट छोड़ के। मतलब आपने जो लैब बनाई डायरेक्ट पीएनएल डेबिट, आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी रिसर्च के लिए पीएनएल डेबिट, 4 लोगों को अपॉइंट किया था, उनको सैलरी दिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट परक्विजिट छोड़ के। उनको मटेरियल चाहिए था रिसर्च करने के लिए, पीएनएल डेबिट। रेवेन्यू में सिर्फ 2 ही खर्चे अलाउड हैं, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझो आपने लैब बनाई नहीं, आपने लैब भाड़े पे ली, क्या पे कर रहे हो आप? अब तुम्हें समझ में आ रहा है, रेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, नहीं मिलेगा माइनस करने, प्री कमेंसमेंट में नहीं मिलेगा। और पोस्ट कमेंसमेंट में देखो सारे खर्चे मिलेंगे, रेवेन्यू, कैपिटल, सारे पीएनएल में डेबिट एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। मतलब ये तुम देखो, असेट खरीद रहे हो तुम किसके लिए, रिसर्च के लिए, पूरा पीएनएल डेबिट। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असेट खरीदोगे जो आप यूज करोगे, किसके लिए, जो आप डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट करोगे, कहने से उस पर आपको एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। याद आया आपको वो 4th पॉइंट आपने लिखा था ना, 100% कॉस्ट इज अलाउड इन फर्स्ट ईयर वाला, समझा कि नहीं समझा? तो आप देखो कितना बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, एक गलती मत करना, रिसर्च के लिए जो असेट खरीदे ना वो इधर फुल माइनस होंगे। अभी आपको सेलफोन मैन्युफैक्चर करना है और उसके लिए जो असेट खरीदोगे उस पे डेप्री मिलेगा, फिर समझा, वो ब्लॉक में जाएगा आपका असेट। ये तो सिर्फ रिसर्च के ऊपर जो है। अब एक पॉइंट क्या आ रहा है, एक लास्ट पॉइंट ये सेक्शन में, समझो आपने एक असेट खरीदा, कितने का था वो असेट? आपने क्या किया होगा, 10 लाख का असेट अगर रिसर्च के लिए खरीदा तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा। कल उठ के फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। कल उठ के अगर यही असेट क्या होता है, सेल या फिर डिस्ट्रॉय या फिर डिस्कार्ड, अब कल उठ के जैसे ही खरीदा था तो 10 लाख डेबिट किया था, अब क्या हुआ, गया असेट, पैसा आया, क्या करोगे, 8 लाख मिला पीएनएल क्रेडिट, 10 लाख मिला पीएनएल क्रेडिट, 12 लाख मिला 10 लाख पीएनएल क्रेडिट, 2 लाख कैपिटल गेन्स। आ रहा है समझ में? नाउ दिस पीएनएल क्रेडिट इज इनकम एज पर 41(3). थोड़ी देर पहले अपन ने 41(2) पढ़ा था, बैलेंसिंग चार्ज, ये 41(3) है। और अब लास्ट पॉइंट, आपने एक असेट खरीदा, किस पर्पस के लिए खरीदा था, साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको माइनस करने मिल गया था, आपको पूरा कॉस्ट माइनस करने मिल गया था। अब आपने क्या किया, रिसर्च खत्म हो गया, रिसर्च के बाद आपने सोचा अब ये असेट को बेचना नहीं है, अपने ही बिजनेस में ये असेट काम आ जाएगा, तो आपने अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब ये असेट को आप कौन से असेट्स के साथ मर्ज कर रहे हो पता है, जो आप सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो। ये असेट ऐसा है जो वहां पे भी यूज हो सकता है, तो तुमने बोला बेचने से अच्छा इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब इधर शिफ्ट करोगे तो ये असेट अभी ब्लॉक में गया, तो ब्लॉक में उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0। क्यों, पूरा पहले ही पीएनएल में डेबिट कर दिया है। अब जब पहले ही पूरा पीएनएल में डेबिट, तो फिर वापस किधर तुम लोग उस पे डेप्री क्लेम करेगा, इसीलिए वो निल। ये आपका ये जो लिखा ना वो निल वाला, दिस इज पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओनली, कि व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट विच वाज
used for scientific research earlier and then it was shifted to your business. समझा कि नहीं समझा? पक्का? इजी है ये प्रोविजन? चलो पहले आप लोग प्रोविजन लिख लेंगे. ये सिर्फ इधर लिख देना, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड और अनरिलेटेड. इधर रिलेटेड टू बिजनेस लिख देना सिर्फ. समझा ना? यहाँ पे और इधर रिलेटेड और अनरिलेटेड. नेक्स्ट संडे, ठीक है, बोल देता हूँ मैं. हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आप लोगों को रखना हो तो, बिजनेस नहीं, दो ही टॉपिक. रेसिडेंशियल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मैं बोल देता हूँ. हो गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं मैं अभी. पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व करना है. ये डेप्रीसिएशन पे है, सेक्शन 32. उसके बाद ये क्वेश्चन वापस से डेप्री पे है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है फॉर 10 मार्क्स. इसमें आपको दोनों करना है, 115 BAC के अंदर हो तो भी और बाहर गए तो भी. उसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3 साइंटिफिक रिसर्च पे, सेक्शन 35. ऑर्डर ऐसा रखना, पहले क्वेश्चन 1 करो, फिर क्वेश्चन 3 और फिर क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 लास्ट में करो, और कुछ भी डाउट होगा तो अपन कल डिस्कस करेंगे. बट ये 3 क्वेश्चंस अभी तुम्हारे एंड पे होने चाहिए. क्लियर? चलो स्टार्ट. अच्छा, संडे को कितना 7 बजे रखे अपन लेक्चर? 7 से 10:30 11 जितना अपन खींच सकते उतना खींचेंगे, फिर छोड़ दूंगा. ठीक है, डन. चलो बाय बाय.